शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मैं निरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में मैंने कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें बाकी के बचे टॉपिक्स के अनुसार सवाल रहेंगे। तो आइए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके मैथमेटिक्स सेक्शन का जो सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको देखना है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाले क्लास में समझाया हुआ है कि आपके मैथमेटिक्स के अंतर्गत संख्या पद्धति, अलजेब्रा, व्यावसायिक गणित, नियामक ज्यामिति, इसके अलावा ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति से सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको क्लास 9 और 10 के चैप्टर्स हैं, केवल व्यावसायिक गणित कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के सेक्शन को छोड़ करके। तो इसके लिए आपको कोई भी कंपटीशन का बुक आपको उठा लेना है। आर एस अग्रवाल की किताब भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, या आपके पास विद्यासागर अंक गणित है तो उससे भी आप इसका काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान इत्यादि से जो सवाल रहेंगे, लाभ हानि से सवाल रहेंगे, वो सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी की जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके क्लास 9 और क्लास 10 के बुक में अवेलेबल है। आपको सिंपली करना ये है कि आप अपने बुक को लें क्लास 9 और 10 के, और संबंधित चैप्टर्स के लास्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं आपको उनका रिवीजन करना है और आप इस तरह से मैथमेटिक्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे सवालों की ओर। पहला सवाल हम लेंगे, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्याएं, ये वास्तविक संख्या पद्धति से सवाल है। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय की कैटेगरी में आती हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट में भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको पहचानना है। तो सिंपली यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है अंडर रूट 3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। बाकी संख्याएं जो रूट में दी गई हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 36/49 है तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा। तो 6/7 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और उस निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां से आगे कैलकुलेट करना संभव नहीं है, और तब देखेंगे कि वह संख्या अगर अंडर रूट में है या उसका पूरा मान नहीं आ पा रहा है, भाग देने के बाद लगातार वो संख्याएं रिकरिंग हो रही हैं, तो हम उसको अपरिमेय संख्या के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आपको सीबीटी मोड में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मॉक टेस्ट दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, वो आपके लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने चेक किया था मॉक टेस्ट को तो वहाँ पे मुझे जीएस के क्वेश्चंस दिख रहे थे, और जीएस का कोई सिलेबस में स्थान नहीं है। तो जीएस के प्रश्नों का अभ्यास करके आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही उसमें जो इंटरफेस बनाया गया है वो बिल्कुल ही सिंपल है, एकदम बेसिक है। वैसा इंटरफेस नहीं रहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। मैंने जिस प्रकार से इंटरफेस बताया है उस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। और एक बात और, ये लैपटॉप के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल मोबाइल के ऊपर खुल रहा है, ये भी एक समस्या है। और एक समस्या और है कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, हिंदी में इसको चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मॉक टेस्ट केवल नाम मात्र का दे दिया है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, केवल आपके समय की बर्बादी होगी। तो आप मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्लास 9 और 10 के बुक से। दिस इज़ द फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल को लेंगे। यहाँ पे आपको इसका मान बताना है 2⁴ इंटू 2⁻⁴ इसका मान क्या होगा? तो जब आप इसका मान कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार से, चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो पूर्णांक नहीं है, 2 के ऊपर घात है, ठीक है। 2/3 ये जो है वो घातांक है, और फिर 2 है उसके ऊपर घातांक है। तो जब दो संख्याओं का आधार सेम होगा तो यहाँ पे जो घात होंगे, जो पावर होगा वो जुट जाएगा, है ना। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n।
तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे घात को जोड़ देंगे। तो 2/3 जोड़ 1/3, ये दोनों का हाथ जोड़ करके कितना आएगा, 3 लघुत्तम हो जाएगा, 2 जोड़ 1, 3/3 कट के आ जाएगा 1, तो 2 पावर 1, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह के सवाल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे घातांक का नियम रहेगा, तो घातांक के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं। जैसे सबसे बेसिक नियम है a⁻0, इसकी वैल्यू 1। उसी प्रकार से a⁻m ब्रैकेट n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a⁻m इंटू n। आधार समान रहेगा तो गुना में घातांक जुटेगा, भाग में घातांक घटेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला सवाल लेंगे, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुने से 4 अधिक है। यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो अभिष्ट संख्या क्या है? तो 2 अंकों वाली संख्या जब भी आप देखेंगे सवाल में, तो संख्या को आपको मानना है सिंपली 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई का अंक जोड़ 1 गुने इकाई का अंक या जोड़ इकाई का अंक। इसमें हम मान लेंगे दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। ठीक है, इस प्रकार से आप मान करके एक संख्या बना लें। मैं सिंपली यहाँ पे 10x प्लस वाई संख्या को ले रहा हूँ और जब इसका अंक पलट दिया जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। इसको फिर से लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है तो छोटा छोटा लिखने का प्रयास मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 10x प्लस वाई इक्वल टू अपने अंकों के योग की 6 गुने से 4 अधिक है। तो अंकों का योग, अंक कौन कौन है? x और y। संख्या में 2 अंक हैं x और y, इनके 6 गुने से इन दोनों को जोड़ करके 6 से गुना करेंगे और 4 अधिक है तो 4 जोड़ेंगे। ये इतनी संख्या, इस संख्या की वैल्यू है कि अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। तो इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन तैयार करना होगा। ठीक है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, और 6x प्लस 6y ये दोनों प्लस में है, इनको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। -6x माइनस 6y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 10x में से 6x घट जाएगा तो 4x हो जाएगा और y में से 6y घटेगा तो -5y हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट जो इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये पहला समीकरण है। इसके बाद दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। आगे दूसरा क्लू मिलेगा, यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए तो हमारे पास संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। इसमें से 18 घटा दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो जब अंक को पलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब इससे हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त करेंगे, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू -18। अब देखिए 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा, प्लस y माइनस 10y तो -9y बचेगा, यानी कि 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस वाई और 9 से यहाँ 18 कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण को आपको यहाँ पे नोट करना है। फर्स्ट समीकरण हमारा था 4x माइनस 5y इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण निकल करके आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों समीकरण को हल कर लेना है। आप समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 में हम 4 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4y और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, गुना करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे चिन्ह को पलट देंगे ताकि ये 4x कट जाए। 5y माइनस में है, प्लस 4y इक्वल टू आ जाएगा -y।
4 माइनस 8 माइनस 4, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 4। अब इस y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम समीकरण 2 में इसकी वैल्यू रखेंगे या समीकरण 1 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, और हमारी जो संख्या थी वो 10x प्लस वाई। अब x का मान है 6, तो 10 गुना 6, और y का मान है 4, तो 10 छक 60 प्लस 4 64, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा 64। तो मैं इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती चले और आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चले। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। अब देखिए समीकरण युग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनगिनत हल केवल और केवल एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। 3 तरह के सिचुएशंस होते हैं, और जब आलेख हम इसका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो अगर रेखा समपाती है अर्थात एक दूसरे के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, और उसका जो समीकरण का मान होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। तो इस मान को आपको याद रखना है, इस तरह के सिचुएशंस को याद रखना है। और एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे कोई हल नहीं होगा, और एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ केवल और केवल एक हल होंगे। तो केवल और केवल एक हल होने के लिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, एक बिंदु पे क्रॉस होना चाहिए, तब केवल और केवल एक हल होगा। और अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा पड़ी हुई है, समपाती है, तो बहुत सारे हल होंगे। और अगर दोनों रेखाएं समांतर है, दूसरे से कभी मिलती ही नहीं है, तो वैसी स्थिति में कोई हल निकलेगा ही नहीं, तो वहाँ कोई हल नहीं होगा। और समीकरण में जब इसको हम क्रॉस कर देंगे b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। और जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक हल होंगे। तो इस प्रकार से हमें इन सारे सिचुएशंस को याद रखना है, इनमें से एक सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अनगिनत हल के लिए, तो यहाँ पे देखिए x केवल है, तो x इंटू 1 होता है, तो a1 इक्वल टू 1। उसी प्रकार से b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 3 या -3, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से a2 का मान 5 है, b2 का मान k दिया हुआ है, और c2 का मान 15 दिया हुआ है। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू के अनुसार, तो 1 बाई 5 इक्वल टू 2 बाई k इक्वल टू 3 बाई 15। अब देखिए 3 × 5 = 15 कट गया, यानी कि 1/5 1/5, और इसकी वैल्यू भी 1/5 होनी चाहिए। तो k के स्थान पर हम क्या बैठाएंगे, तो k के स्थान पर हमें बैठाना है 10। सिंपल इसका आंसर है k इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेंगे, बिंदु 3 और -7 किस चतुर्थांश में है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका सवाल है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह के सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेट में आपको सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेने हैं। x y -x -y मूल बिंदु, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट में कहाँ पे प्लस और प्लस होंगे, ये याद रखना है। तो देखिए जब भी इस तरह के बिंदु निरूपित किए जाते हैं, तो x y के फॉर्म में निरूपित किए जाते हैं। पहले x की वैल्यू होती है, उसके बाद y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक हैं, तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश की वैल्यू प्लस प्लस होती है, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में आ जाइए, तो x y यहाँ भी है, तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस है। तो यहाँ पे हम माइनस और प्लस दूसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस माइनस के हैं, इसलिए माइनस और माइनस। और चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से
इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो किसी भी प्रकार का बिंदु देगा तो उसकी आप स्थिति बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में वो बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू है 3, ये प्लस में है, दूसरा वैल्यू माइनस में है, तो प्लस और माइनस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है हमारा। अगला सवाल है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 ... का कौन सा पद 27 है? कौन सा पद 27 है? तो यहाँ पे ये आपका एपीसी सवाल है, टीएन दिया हुआ है और एन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो टीएन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, टीएन इक्वल टू 1 + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे टीएन की वैल्यू दी हुई है 27, ए की वैल्यू, ए प्रथम पद होता है तो प्रथम पद यहाँ पे 5 है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू क्या है? तो डी इक्वल टू सारवंतर, डी को हम लोग क्या कहते हैं? सारवंतर, डिफरेंसेस। तो यहाँ पे 5 और 7 के बीच क्या डिफरेंस है? 2। 7 और 9 के बीच क्या डिफरेंस है? 2। 9 और 11 के बीच क्या डिफरेंस है? 2। यानी कि जब हम दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं तो जो वैल्यू निकल कर के आती है वो हमारा डी होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू है 2। अब जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 27 में से 5 घट जाएगा, 5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 22 हो जाएगा। ये 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में, बराबर n-1। ये 11 दूना 22 कट गया, ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा? +1। 11 और 1 12, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 12, यानी कि 12वां पद 27 है। अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए या आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रहा एग्ज़ाम के टाइम पे, तब आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सिंपली आपको करना ये है कि आप इस अनुक्रम को बढ़ाते जाइए तब तक कि जब तक कि 27 ना आ जाए। ठीक है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और गिन लीजिए कि कौन से पद पे कितने नंबर पे 27 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वें स्थान पे। तो हमारा आंसर एकदम सटीक होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। चलिए अब अगला सवाल लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहला ऑप्शन है 2 समरूप आकृतियां अवश्य ही सर्वांगसम होंगी। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। 2 समरूप आकृतियां, समरूप का मतलब हो गया कि एक समान दिखना। ठीक है, एक सर्किल छोटा और एक सर्किल बड़ा, ये दोनों समरूप हैं लेकिन दोनों सर्वांगसम नहीं हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ढक लेना, एकदम इक्वल, सारी भुजाएं, पूरा जो क्षेत्र है वो बराबर जब होता है तब उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप का मतलब एक जैसा दिखना। जैसे कोई 2 आयत है और उसकी लंबाई चौड़ाई में डिफरेंसेस हैं तो दोनों समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये कथन जो है वो असत्य है। बाकी के कथनों पर भी चर्चा करेंगे। 2 सर्वांगसम आकृतियाँ अवश्य ही समरूप होंगी, बिल्कुल सही है। 2 सर्वांगसम आकृतियाँ, 2 एक जैसी आकृतियाँ, हूबहू एक जैसी आकृतियाँ समरूप होंगी ही। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, बिल्कुल समरूप होते हैं। 2 लाइन हम खींचेंगे तो दोनों जैसे दिखेंगे, तो समरूप। अगला प्रश्न लेंगे। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 का है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रकार का सवाल अगर आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्ग के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो 16 81। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है, बिंदुओं 5 cos θ 0,
0 5 साइन थीटा के बीच की दूरी क्या है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट से सवाल है, दूरी सूत्र का यूज करना है। दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे हमें बैठाना है x1 की वैल्यू है 5 cos थीटा, इसको डिनोट कर देंगे x1 और ये y1, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इनके वैल्यू आप पुट कीजिए। x1 की वैल्यू 5 cos थीटा माइनस x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने आएगा √5 cos थीटा का होल स्क्वायर। 0 घट के क्या बचेगा, 5 cos थीटा ही बचेगा। और यहाँ पे -5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो 5 × 5 = 25 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 25 25 कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो 25 × 1 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, 5 इकाई। अगला सवाल है 9 sec² a माइनस 9 tan² a इक्वल टू क्या। ये काफ़ी आसान सा सवाल है और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों ने इस प्रकार के सवाल देखे होंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। 9 sec² माइनस 9 tan², तो एक फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे है 9 sec² a माइनस 9 tan² a, 9 हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू 1 है, 1 × 9, आंसर हमारा 9, दूसरा ऑप्शन सही। अगला सवाल है cos⁴a माइनस sin⁴a, इसकी वैल्यू क्या है। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार से, cos²a⁴ यानी कि स्क्वायर माइनस sin²a का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला काम कर रहा है, a² माइनस b²। तो ये a² माइनस b² पे टूटेगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a माइनस b। तो हमारा पहला हो जाएगा cos² प्लस sin², ठीक, इंटू cos² माइनस sin²। अब आप लोग को पता ही है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद cos² माइनस sin² रह जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, cos² माइनस sin² को आगे कैलकुलेट करेंगे। तो आगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, cos² थीटा में साइन को बदल देंगे या साइन cos को साइन में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, cos² माइनस sin² थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा। अब यहाँ पे माइनस से गुना हो जाएगा तो cos² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos²a। तो cos² प्लस cos², 2 cos² माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे cos को साइन में बदलें तो क्या हमारा आंसर होगा। तो अगर हम cos² को sin² में बदलते हैं तो चलिए इसको भी एक बार करके देखते हैं। cos² माइनस sin², तो चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। उसी प्रकार से cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा।
तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में केवल है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरे ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो सिंपली आपको इस तरह के सवाल में करना ये है कि आपको फटाफट से उसका गुणनखंड तोड़ देना है। अब 2 से इसमें भाग करेंगे, 144 का आधा 72, 720 हो जाएगा। फिर 720 का आधा 36 है ना, 36 का आधा 18, 180 हो जाएगा। 180 का आधा 90, 90 का आधा 45। अब इसके बाद जो भी गुणनखंड होगा वो 2 का नहीं होगा, तो 2 के गुणनखंड हमारे सारे आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 टू द पावर 5। 2 का अधिकतम घात कितना है, 5। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, 5। अगला सवाल है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 का एक शून्येतर हल है। शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य से अलग, शून्य नहीं होगा, शून्य को छोड़ करके, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अब यहाँ पे 5 दूना 10 कट गया, a बराबर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न लेंगे, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। मैंने इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर दिया है। तो 2 रैखिक समीकरणों के आलेख जब समांतर रेखाएं होंगी, अर्थात आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, तो उनके कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, कोई हल नहीं है। अगला सवाल, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे क्रॉस कर रही हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा, क्योंकि 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो केवल और केवल एक बिंदु पे काटती है, तो एक हल होगा, दूसरा ऑप्शन सही। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण कितने होंगे। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 2 कोण का अंतर 30 डिग्री है, मतलब एक कोण 60 होगा और दूसरा कोण 30 होगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 60 और 30 90, जो तीसरे कोण के बराबर है, और इन तीनों कोण का योगफल 180 भी आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा 30 60 90, पहला ऑप्शन सही है। यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल हैं, तब इन 4 में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, मूल का मतलब होता है कि उसके मान को जब हम समीकरण में पुट करेंगे, रखेंगे, तो समीकरण की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 बैठा के देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर ये हो गया 0 प्लस 1, 0 नहीं आ रहा है, ये मूल नहीं होगा। इसी प्रकार से हमको अब दूसरा चेक कर लेना है, a इक्वल टू -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ भी 0 नहीं आया, यह भी खत्म। तीसरा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस -2, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स -2 आ रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आया, तो तीनों खत्म। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि x इक्वल टू 1
दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हों, तब ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x के जगह पे 1 बैठाएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि 1 और 1 2, a की वैल्यू -2, इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो -2। इधर b का मान निकालेंगे, b इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया b प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2b बराबर -3 और b बराबर -3/2। अब हमको क्या करना है, a इंटू बी निकालना है। तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -3/2। 2 कट गया, माइनस कट गया, हमारा आंसर 3। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है 3। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हैं, तब वह समान मूल क्या है। तो देखिए, आपको इसमें भी कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो, ठीक है, तब जो हल होगा वो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। और मूल क्या होंगे, -b/2a होंगे, -b/2a। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है हमारा, -b/2a। अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल अनिवार्यतः। तो आइए इसके मूल निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले पर हम d की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि d की वैल्यू 0 से कम है, 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है, और उसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि मूल की प्रकृति क्या होगी। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2x है, तो b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, 2 दूना 4, 4 घटाओ 16, -12। d की वैल्यू हो गई 0 से छोटी, और जब 0 से छोटी होती है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली 3 इसमें सिचुएशन होता है, 3 सिचुएशन होता है जिसको आपको याद रखना है। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन, d की वैल्यू 0 के बराबर हो, तब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। तीसरी सिचुएशन, जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, d का मान माइनस में आ जाए, वैसी स्थिति में मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, इनको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। अब अगला सवाल लेंगे, 5 sin 28 डिग्री बाई cos 62 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे। 5 sin 28 है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में कितना घटाएंगे कि 28 डिग्री बचेगा, 62 डिग्री घटाएंगे। देखिए इसमें सिंपल है, नीचे जितना रहे या दूसरे संगत कोण जो रहेगा वो उसी पैटर्न पर रहेगा कि वो कैलकुलेट हो जाए, और उसी के अनुसार से चलना है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह के सवाल। अब यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos 62 डिग्री आ जाएगा, नीचे cos 62 है ही, cos 62 कट गया, बच गया 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा 5। अगला सवाल लेंगे, √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है। तो इसके मान को हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो निकालने के लिए यहाँ पे स्पेस पर्याप्त है नहीं, आइए इधर निकाल लेते हैं।
यहाँ पे आंसर आपको दिख गया है। वैसे कैलकुलेट करके ही आंसर पता करना है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो होता क्या है इसमें, हर का परिमेयकरण। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर की जो वैल्यू होती है, अगर वो 1 प्लस मतलब प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करना है, और अगर माइनस में तो प्लस से गुना करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम अलग कर देंगे, तो जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आप बताइए 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक छड़ और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। छड़ और इसकी छाया, छड़ है 1 और छाया है √3, तो ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, उस कोण की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC। हमको ये कोण निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है, तो इस कोण के वैल्यू निकालने के लिए कोण C लेंगे, और यहाँ पे AB इसके लिए लंब है, BC इसके लिए आधार है। लंब और आधार tan थीटा में होता है, इसलिए tan C लेते हैं, और tan C इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू √3। अब आप बताइए कि tan के कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो इसलिए हमारा यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो समानांतर स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से होगा, ये 20 मीटर का स्तंभ है और ये 14 मीटर का। इनके शिखरों को, शिखर का मतलब शीर्ष, इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे एक क्षैतिज कोण बनेगा और यह कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना? 30 डिग्री। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो तार हमने खींचा है इन दोनों शिखरों के बीच, उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये 14 इधर है और इसके समानांतर इधर 20 मीटर का दूसरा स्तंभ है, तो इसके ऊंचाई के बराबर ये 14 होगा और इसके ऊपर की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम नामकरण कर दें ABC, तो AB की वैल्यू है 6, BC की वैल्यू पता नहीं, AC की वैल्यू पता नहीं। हमें निकालना है AC की वैल्यू। क्या निकालना है? AC की वैल्यू। और कोण यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये जो AB है ये लंब है और AC कर्ण है। हम इसको इधर निकाल लेते हैं इस प्रकार से, अच्छे से समझिए। ABC, AB 6 है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। AC की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि लंब और कर्ण किसके अंदर है? साइन थीटा के अंदर है। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण। तो साइन C इक्वल टू लेना पड़ेगा, साइन C इक्वल टू कर्ण लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू है 6
और कर्ण की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। और साइन C जो हमने लिया है तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और अब हम यहाँ पे AC की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 6 दूना 12 मीटर। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है इस तरह से, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। इसी को फिर से एक स्क्वायर में फोल्ड कर दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? इसी तार का जब वर्ग बनाया जाएगा तो इसकी भुजा क्या होगी? आप यहाँ दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं? दोनों का क्षेत्रफल बराबर है या परिमाप बराबर है? परिमाप बराबर है, क्योंकि तार वृत्ताकार रूप में था, अब वर्गाकार रूप में है। तार की लंबाई सेम है और दोनों ही परिमाप है। तो यहाँ पे परिमाप बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप। वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 28, 7 चौके 28 कट गया, 4 दूनी 8, 22 से 176 सेंटीमीटर। अब ये 176 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है और वर्ग का परिमाप भी है, क्योंकि उसी तार का वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग का परिमाप 176 है। तो एक भुजा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम 176 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 44 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? एक अर्धवृत्त है जिसकी परिधि के मतलब जो भी चारों तरफ के किनारे हैं, इसमें ये अर्धवृत्त और ये पूरा व्यास, ये कुल मिलाकर के अर्धवृत्त की परिधि बनाते हैं। तो ये 36 सेंटीमीटर है। क्या है? 36 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या होगा? तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो आइए इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि कैसे हम निकालेंगे? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अगर हम उसको बीच से काट दें, आधा कर दें, तो हो जाएगा πr। और अर्धवृत्त के ऊपर व्यास है पूरा, जो है r इंटू r, यानी 2r। ठीक है, r प्लस r, r इंटू r नहीं होगा, r प्लस r 2r। तो यहाँ पे 2r जोड़ेंगे। अब इसमें r कॉमन है, तो r जब कॉमन आ गया तो पाई प्लस 2, ये अर्धवृत्त के परिधि का सूत्र आ गया। अब इसके अनुसार से हमको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें r प्राप्त हो जाएगा। पाई का मान बैठा दीजिए, 22/7 जोड़ 2 बराबर 36। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 22 36, 36/7 बराबर 36। तो r की वैल्यू क्या होगी? 36 गुने 7/36, 36 कट गया, r का मान 7 आ गया। अब हम जानते हैं कि r की जो वैल्यू होती है d उससे डबल होता है। तो 7 और 7 14, d की वैल्यू व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, आयतन 64 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा क्या हो जाएगी? एक भुजा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब जब 4 सेंटीमीटर के दो घनों को आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी?
8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 ही। ऊंचाई कितनी रहेगी? 4 ही। अब हमको निकालना है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस पे बैठा करके जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 8 गुणे 4 जोड़ 4 गुणे 4 जोड़ 4 गुणे 8, यानी कि 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौक 16 जोड़ 8 चौक 32, 32 32 64, 64 और 16 80, 80 दूना 160, 160 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? 28 की आधी 14। ऊंचाई h इक्वल टू 20 दिया हुआ है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू h प्लस आर, या r प्लस h लिखिए, कोई बात तो बराबर है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है? 14, h की वैल्यू क्या है? 20 प्लस 14, 7 दूना 14 कट गया, तो दूनी 4, 22 चौक 88, 88 गुने 20 और 14 जोड़ दीजिए 34 हो गया। अब 88 गुने 34 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 88 गुने 34 करते हैं फटाफट से। 88 गुने 34, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 3 35, 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 3 24, 24 2 26, 2 5 4 9, 6 3 9 2, 2992 दूसरा ऑप्शन सही है, 2992। अगला सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक वो वैल्यू होती है जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो बहुलक होती है। सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना ये होता है कि जो आंकड़े दिए हुए रहते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितनी बार कौन सी संख्याएं आई हुई हैं। वैसे इसमें गिन के देखें तो 5 सबसे अधिक बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया है, तो 5 बहुलक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप माध्य होता है। ठीक है, माध्य, याद रखेंगे इस चीज को। तो आज के इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा मैथ्स का, जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके लिखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।